जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं हमारे जो पिछले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हम स्टार्ट करने वाले थे अपनी क्लासेस के अंदर। तो आज की क्लास हमारी कुछ आगे के क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है कि कौन-कौन से आगे के क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं, ठीक है? चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल आर द फॉलोइंग इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन। सेंट्रल लाइन इंसर्ट करने के सारे ऑप्शन सही हैं, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी की सभी ऑल आर द फॉलोइंग इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट कि सभी के सभी ऑप्शंस क्या है यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन क्या है कि एक ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है। सेंट्रल लाइन इंसर्शन की सेंट्रल लाइन को इंसर्ट क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। बताएंगे क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन नंबर ए आंसर क्या कहता है कि फ्रीक्वेंट ब्लड सैंपलिंग के लिए कि आप बार बार ब्लड सैंपलिंग कर रहे हो तो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आप पंक्चर कर देते हो, इसलिए क्या आप सेंट्रल लाइन डालोगे या ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो आप बार बार। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी पेशेंट को आप बार-बार सैंपल लेना है या फिर मास कैजुअल्टी के अंदर आपको ब्लड उसके अंदर चढ़ाना है या मैसिव ट्रांसफ्यूजन उसके अंदर करना है। मैसिव ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा आपको उसको ब्लड देना है। 50% का मतलब होता है कि 3 लीटर से भी ज़्यादा उसको खून देना है। या फिर हम एक ही बात कर सकते हैं कि इन 24 आवर्स आपको 10 यूनिट्स ऑफ ब्लड। 10 यूनिट्स का मतलब समझते हो? 10 यूनिट्स का मतलब हो गए 3.5 ml के करीब। 10 यूनिट आपको उसको ब्लड चढ़ाना है, उसको कहते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन। 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट्स ब्लड चढ़ाना, इसका मतलब क्या होता है? मैसिव ट्रांसफ्यूजन। आगे बात समझ में, ये मैंने डिटेल में लेक्चर लिया हुआ है। आप लाइव सेशन के अंदर जाएंगे तो वहां से आपको सारे सेशंस के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? टू गिव द टीपीएन या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कि टीपीएन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब भी हम देते हैं, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम टीपीएन का मतलब क्या होता है? टीपीएन का मतलब होता है पेरेंट्रल टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बच्चों? कि जो कुपोषण के अंदर होते हैं या जो पेशेंट को फीड हम नहीं दे सकते या फीड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनके अंदर हम क्या देते हैं बच्चों? टीपीएन देते हैं, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जिसके अंदर क्या होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो डिटेल के अंदर। इसके अंदर होता है प्रोटीन होता है बच्चों, लिपिड्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनके अंदर 3 प्रोडक्ट होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो टीपीएन होता है, टीपीएन जो होता है ये मोस्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आता है, मोर कंसंट्रेटेड होता है, गाढ़ा होता है बहुत। अगर इसको आप पेरिफेरल लाइन से देते हो तो पेरिफेरल लाइन ब्लॉकेज होने के चांसेस होते हैं बच्चों। तुरंत के तुरंत वो ब्लॉकेज होने के चांसेस रखती है, या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या आपकी जो आईवी लाइन है वो खराब हो सकती है, या फिर जो वेन आपने जिस वेन के अंदर पेरिफेरल लाइन को डाला हुआ है वो वेन क्या हो सकती है? खराब हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है। आगे बात समझ में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये सब आपको पता है। मैंने इसके बारे में भी लेक्चर ले रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपोटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है? चलिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये दोनों लाइनें एकदम सही हैं, किसके लिए? हमारे सेंट्रल लाइन इंसर्शन के लिए। तो टू गिव द आईवी फ्लूइड्स, कि आपको किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स देने हैं, आरएलएनएस देना है, तो क्या आप सेंट्रल लाइन डालोगे पेशेंट के अंदर? कि सर ये बात तो हम नहीं डाल सकते कि सिर्फ आईवी फ्लूइड देने के लिए सेंट्रल लाइन क्यों डालनी? क्योंकि सेंट्रल लाइन तो मोस्ट रिस्केबल होती है, इन्फेक्शन के मोर प्रोन होती है किसके? उसकी तो बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ती है। तो सिर्फ आईवी फ्लूइड डालने के लिए, आईवी फ्लूइड पहुँचाने के लिए पेशेंट को हम सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हम कैनोला भी डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, आईवी लाइन इज़ नॉट फाउंड। हाँ, काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं, ओबेस पर्सन्स होते हैं। ओबेस पर्सन्स के अंदर क्या होता है बच्चों, कि कभी-कभी क्या होता है उनके अंदर आपको वेन ही नहीं फ़ील होती है, वेन नहीं देखने को मिलती है। अगर वेन नहीं देखने को मिलती है जिस पेशेंट के अंदर, तो उनके अंदर हम क्या डाल सकते हैं? सेंट्रल लाइन का प्रोविज़न होता है, या सेंट्रल लाइन उसके अंदर हम डाल सकते हैं।
यहाँ पे क्लियर कट टू कट बात करी गई है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पेरिफेरल लाइन को क्रिएट करती है या पेरिफेरल लाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके अंदर हमें क्या करना है? उसके अंदर हमें क्या करना है? सेंट्रल लाइन का इंसर्शन करना है। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि ऑल आर द फॉलोइंग इंडिकेशंस ऑफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन, कि ऑल आर द फॉलोइंग इंडिकेशंस आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंटर लाइन इंसर्शन। तो बात सही है कि आपको क्या करना है कि सभी के सभी आंसर्स करेक्ट हैं, लेकिन आपको एक के बारे में छोड़ा गया है। तो आपको क्या करना है, कौन सा आपका जो आंसर है वो क्या निकल के आता है कि सिर्फ आईवी फ्लूइड के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ आईवी फ्लूइड को देने के लिए हम सेंट्रल लाइन इंसर्शन का प्रयोग नहीं कर सकते या सेंट्रल लाइन का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आईवी फ्लूइड तो सिर्फ आप कैनुला से भी दे सकते हो, पेरिफेरल लाइन से भी दे सकते हो, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि आईवी फ्लूइड ज़्यादातर कैसे होते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखेंगे। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू गिव द पेरिफेरल लाइन। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने के लिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर आप देते हो पेरिफेरल लाइन से, तो क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आपको देखने को मिलती है? कि भैया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया है कि आपने क्या किया है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को उसके अंदर दे दिया है पेरिफेरल लाइन के अंदर। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कौन से आते हैं कि आपने NH3% देना है या आपको TPN देना है। तो ये सारी चीज़ें जब भी आप देते हो तो इनके अंदर सेंट्रल लाइन का यूज़ किया जाता है बच्चों। अगर आप सेंट्रल लाइन का यूज़ नहीं करते हो तो कौन सी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है? रेडनेस हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, फ्लेवाइटिस हो सकता है या ऑल हो सकते हैं? बताएँगे कंप्लीटली इसका आंसर बताएँगे जल्दी से बच्चों। क्या आंसर इसका करेक्ट होने वाला है? देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पे आप लेक्चर ले सकते हो। वहाँ से जाके अगर आपने मेरा लेक्चर लिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट बिल्कुल आंसर दे सकते हो। देखो, रेडनेस का मतलब होता है कि रेडनेस कहीं भी हो सकती है। रेडनेस तो ये मोस्ट कॉमन सिम्पटम में नहीं आता है। रेडनेस जो होती है किसी भी मोस्ट कॉमन सिम्पटम के अंदर नहीं आता है। रेडनेस आपको इन्फेक्शन के अंदर भी देखने को मिल सकती है बच्चों। इन्फेक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकती है। नंबर हम दूसरे की बात करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन का मतलब ये आपको दिखता है जब फ्लूइड लीकेज फ्रॉम पेरिफेरल लाइन, आपको फ्लूइड का लीकेज देखने को मिलता है पेरिफेरल लाइन से। जब भी आपको फ्लूइड लीकेज देखने को मिले कि जी आपने क्या हुआ कि ये किसी का हाथ है और हाथ के अंदर आपने क्या लगा रखी है, यहाँ पे आपने क्या लगाया है, यहाँ पे कैनुला लगाया है, ठीक है। अब जब कैनुला आपने लगाया है तो कहीं ना कहीं अंदर की जो वेन है वो थोड़ी सी पंक्चर और हो गई है कहीं ना कहीं से। तो वहां से क्या हो रहा है, फ्लूइड लीक हो रहा है। तो आपको एक यहाँ पे एक बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बल्ब, पानी से भरा हुआ बल्ब आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, वहां से लीक हो रही है फ्लूइड। जब भी आपको इन्फिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे जाना है कि कूलनेस आपको देखने को मिलेगी। कूलनेस मतलब क्या होता है? फ्लूइड हमारा कैसा होगा बच्चों? ठंडा होगा। होगा ही नहीं होगा तो स्किन भी कैसी हो जाएगी? वहां से ठंडी ठंडी आपको देखने को मिलेगी। तो कूलनेस ऑफ स्किन किसके अंदर देखने को मिलती है? कूलनेस ऑफ इनकिस स्किन कहाँ देखने को मिलती है बेटा बच्चों? तो इन्फिल्ट्रेशन के अंदर देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका, बहुत बढ़िया साइन है समझने का, देखने का, इसको याद करने का। तो कूलनेस ऑफ स्किन आपको देखने को मिल जाती है। कूलनेस ऑफ स्किन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इन्फिल्ट्रेशन की बात समझ में आ गई। रेडनेस की बात मैंने आपको बताई, इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिल जाता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया, कूलनेस ऑफ स्किन हो जाती है। और वजह हमारा फ्लेवाइटिस। तो फ्लेवाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ किसी भी टीपीएन सॉल्यूशन को अभी देते हो आप पेरिफेरल लाइन से किसी भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को आप देते हो पेरिफेरल लाइन के जरिए, तो आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? फ्लेवाइटिस आपको देखने को मिल जाती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर इन CmH2O। क्वेश्चन यहाँ पे
ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे नॉर्मल सीबीपी प्रेशर पूछा गया है, सेंट्रल वेनस प्रेशर पूछा गया है, लेकिन सीएमएच2ओ के अंदर पूछा गया है कि भैया CmH2O क्या बला है। ये आपने पहली बार सुना होगा, अगर सुना है तो ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, अगर ये पूछता mm(Hg) के अंदर, अगर ये mm(Hg) के अंदर पूछता है तो आपका सीधा सीधा आंसर जाता 3 to 8 mm(Hg) क्या जाता बच्चों, 3 to 8 mm(Hg) आपका सीधा सीधा आंसर जाता। आगे बात समझ में, तो आपको अगर mmHg के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये जवाब देना है, अगर CmH2 के अंदर पूछा जाता है तो आपको ये जवाब देना है। 5 to 10 CmH2O क्या होता है, नॉर्मल सीवीपी प्रेशर होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको सिंगल लाइन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर हम कह सकते हैं कि CmH2O के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। अगली बात समझ में आप सभी को चलेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि सीवीपी मेजरमेंट के लिए कौन से एंगल पे रखा जाता है, किसको पोजीशन क्या की जाती है, तो 45 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है। कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि 45 डिग्री के एंगल पे हम क्या करते हैं, स्केल को हमारी रखा जाता है। किसको? 45 डिग्री के एंगल को। आगे बात सुन में, बहुत बढ़िया। सीवीपी लाइन की कल मैंने आपको मोस्ट कॉमन साइज बताई थी कि मोस्ट कॉमन साइज क्या होती है सीवीपी लाइन। सीवीपी लाइन की 7 फ्रेंच मैंने आपको बताई थी, इसकी मोस्ट कॉमन साइज होती है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करता हूँ, टोटल लेंथ की मैंने आपसे बात करी है, तो टोटल लेंथ कितनी होती है बच्चों इसकी? टोटल लेंथ सर 15 से 30 सेंटीमीटर की देखने को मिलती है। 15 से 30 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ होती है, लेकिन हम इंसर्टिंग लेंथ की बात करते हैं तो लगभग 13 से 15 सेंटीमीटर इंसर्टिंग लेंथ होती है। 13 से 15 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, इंसर्टिंग इंसर्टिंग लेंथ होती है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मोस्ट कॉमन साइज या फिर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है सीवीपी को इंसर्ट करने के लिए, सीवीपी इंसर्टिंग की कौन सी मोस्ट कॉमन साइज देखने को मिलती है, तो आपको बता देना है कि राइट आईजेबी इंटरजुगुनल वेन होती है। इंटरजुगुनल जो हमारी नेक की तरफ से आती है, हमारी गर्दन की तरफ से आती है। राइट वाली क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या क्या खुलती है, हमारे चैम्बर के अंदर खुलती है, राइट एट्रियम के अंदर खुलती है, सुपीरियर वेना केवा के अंदर खुलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि राइट वाली को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आप राइट वाली को प्रेफर नहीं करते हो, अगर आपने लेफ्ट से डाल दी है, तो आपको इंसर्टिंग लेंथ जो हमने 13 से 15 सेंटीमीटर बताई थी, आपको उसके अंदर 2 सेंटीमीटर और ऐड करना होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है हमारा हार्ट का जो एसबीसी है, वो थोड़ा दूर पड़ता है, यहाँ से हमारा पास पड़ता है। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 13 से 15 सेंटीमीटर का यूज किया है। अगर आप लेफ्ट से डालते हो तो आपको 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। क्लियर कट बात होगी, समझ में आ गई बात? चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीबीपी मेजर एट मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, सीबीपी को किस मूवमेंट पे, रेस्पिरेशन की किस मूवमेंट पे रिकॉर्ड किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीबीपी को किस मूवमेंट ऑफ रेस्पिरेशन पे मेजर करते हैं, बताएंगे फटाफट से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे फटाफट। सीबीपी को मेजर करते समय किस बातों का या फिर कौन से रेस्पिरेशन का हम करते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन करते हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन करते हैं, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन करते हैं, एंड ऑफ इंस्पायरेशन करते हैं, एंड ऑफ एक्सपायरेशन करते हैं। जब भी आपको सीबीपी को मेजर करना होता है तो हमेशा एंड ऑफ एक्सपायरेशन पे जाते हैं, ई फॉर ई एंड ई फॉर एक्सपायरेशन, ई फॉर ई। तो एंड ऑफ एक्सपायरेशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। आगे बात समझ में कि एंड ऑफ एक्सपायरेशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सीबीपी को मेजर किया जाता है। और कौन से एंगल पे किया जाता है, आपको बताया था मैंने अभी, 45 डिग्री के एंगल पे हमें क्या करना है, सीबीपी को मेजर करना होता है। क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई बच्चों? आपको कहीं नहीं जाना है। एंड ऑफ एक्सपायरेशन, जब भी कोई पेशेंट है एक्सपायर कर रहा है अपनी एयर को, अपनी सांस छोड़ रहा है, तब आपको सीबीपी का मेजरमेंट करना है, दैट्स इट। आगे बस समझ में, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच पोजीशन टू गिव द पेशेंट ड्यूरिंग द सीबीपी लाइन इंसर्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पोजीशन देनी चाहिए जब भी हम सीबीपी लाइन
डालते हैं पेशेंट को तो कौन सी पोजीशन का यूज़ करना चाहिए? रिवर्स टेंडलर का यूज़ करते हैं, सीवीपी सुपाइन पोजीशन का यूज़ करते हैं, टेंडलर का करते हैं, लेफ्ट सिम्स पोजीशन का यूज़ करते हैं। देखो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको सीवीपी इंसर्शन पढ़ाया था, सीवीपी लाइन पढ़ाई थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है भैया, आप कॉमन सेंस का यूज़ करो। पोजीशन जो होती है वो कॉमन सेंस से आपको निकाल सकते हो। जब भी आप किसी भी चीज़ की पोज़ीशन आप देखते हो तो आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। दैट्स इट। देखो, जब भी आप सीपीपी डालोगे, सीपीपी की मोस्ट कॉमन साइट मैंने आपको बताई कि हमारी राइट इंटरनल जुगुलार वेन होती है। जब अब इस वेन के अंदर डालना है तो इसको प्रोमिनेंट करना पड़ेगा। जब भी किसी वेन के अंदर हम कैनुला डालते हैं तो टूर्निकेट का यूज़ करते हैं, नहीं करते कि भैया यहाँ से हाथ पकड़ लो ताकि हमें वेन अच्छे से दिख जाए। अब भैया गर्दन तो यहाँ से नहीं पकड़ सकते। कि भैया यहाँ से गर्दन तो हम नहीं पकड़ से गर्दन पकड़ेंगे तो पेशेंट का रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा, पेशेंट खत्म हो जाएगा। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम उसको पोज़ीशन देते हैं ताकि उसका वीनस रिटर्न बढ़ जाए। वीनस उसका जो फ्लो है वो बढ़ जाए और ऑटोमैटिक आपको वेन जो है वो प्रोमिनेंट दिख जाए। ऐसी कौन-सी पोज़ीशन हो सकती है? देखो सुपाइन पोज़ीशन के अंदर कुछ नहीं होता। सुपाइन पोज़ीशन के अंदर सिंपल आदमी लेटा हुआ होता है। तो सुपाइन पोज़ीशन तो यहाँ पे हम गलत कर सकते हैं। बची हमारी सिम्स पोजीशन जो सिम्स पोजीशन होती है ना, सिम्स पोजीशन या फिर सिम्स पोजीशन का यूज़ हम करते हैं एनीमा के अंदर लेफ्ट सिम्स पोजीशन का यूज़ करते हैं। लेफ्ट सिम्स पोजीशन का हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई भी एनस से रिलेटेड या एनल से रिलेटेड हम भी कोई भी प्रोसीजर करते हैं या लाइक पीआर हम कर रहे हैं पेशेंट का। पीआर का मतलब होता है पर रेक्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अंदर हम एमराइड्स वगैरह को देखते हैं। अगर पाइल्स वगैरह पेशेंट के अंदर होती हैं तो उसको हम सीन करते हैं। अगर हम बात करें प्रोक्टोस्कोपी की बात कर सकते हैं तो इसके अंदर लेफ्ट सिम पोजिशन का यूज करते हैं। एनिमा देते हैं जब भी हम किसका पोजिशन का यूज करते हैं तो लेफ्ट सिम पोजिशन का देते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सीवीपी इंसर्शन हम लेफ्ट साइड से नहीं कर सकते। आगे बात समझ में। अब हमारे पास बची कौन सी भैया, रिवर्स टेंडल वर्क बची और टेंडल वर्क बची। रिवर्स टेंडल वर्क जो होती है उसके अंदर हेड ऊपर होता है और जो पेशेंट के पैर होते हैं वो नीचे होते हैं। आगे बात समझे। तो अगर ऐसा करते हैं तो जो वीनस रिटर्न है वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा। भाई वो तो नीचे की तरफ चला जाएगा तो इसका मतलब ये भी गलत बात है, इसमें तो वेन प्रोमिनेंट ही नहीं होगी कि सही, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा हमारा, ट्रेंडल वर्क पोजीशन। जो ट्रेंडल वर्क पोजीशन होती है ना बच्चों, उसके अंदर क्या होता है बच्चे, जो पेशेंट का जो सर होता है वो नीचे की तरफ होता है और टांग जो होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, जिससे क्या होगा, जो वीनस रिटर्न होगा, जो वीनस ड्रेनेज होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, वीनस ड्रेनेज कहाँ चलाया जाएगा, उसकी गर्दन की तरफ चला जाता है। और जब हार्ट की तरफ चला जाएगा, गर्दन की तरफ चला जाता है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वेन प्रोमिनेंट हो जाती है। कौन सी, इंटरनल जुगुलार वेन। और प्रोमिनेंट हो जाएगी तो आप एक ही बार के अंदर क्या कर दोगे, उसको सेंट्रल लाइन का प्रोसीजर डन कर दोगे। आगे बात समझ में। इसीलिए हम टेंडल वर्क पोजीशन का यूज किया जाता है किसके अंदर, टेंडल वर्क पोजीशन का किसके अंदर यूज करते हैं बच्चों, किसके अंदर करते हैं, सीवीपी इंसर्ट जब भी हम करते हैं तो टेंडल वर्क पोजीशन का यूज करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई ये बात। और उसके बाद हम कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं, सब मान लो आपने सीवीपी को इंसर्ट कर दिया टेंडल वर्क पोजीशन के अंदर, लेकिन पेशेंट को टेंडल वर्क पोजीशन के अंदर ही थोड़ी रखेंगे। जब भी आप किसी को फ्लूइड देते हो, जब भी आप सीवीपी सेंट्रल लाइन किसी पेशेंट को लगी हुई है, इंटरनल जुगुलार वेन लगी हुई है, ठीक है। अब आप उसको क्या दे रहे हो, फ्लूइड दे रहे हो। अब फ्लूइड दे रहे हो, मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, तो उसकी जो पोजीशन है वो कैसे रखोगे, कॉमन सेंस लगाओ। आप अगर यही पोजीशन मेंटेन करके रखोगे, ट्रेंडल पर पोजीशन मेंटेन करके रखोगे, तो क्या फ्लूइड आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा, जाएगा लेकिन बहुत स्लो जाएगा। और अगर आप ग्रेविटी की बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सीवीपी यहाँ पे डली हुई है, ठीक है, ये सीवीपी लाइन है, ये सीवीपी लाइन है, और यहाँ पे आपने अपना जो फ्लूइड है वो कनेक्ट कर रखा है, तो ये क्या फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ेगा या फिर आपको ये पोजीशन ठीक देखने को मिलेगी, आपको क्या ये पोजीशन ठीक देखने को मिलेगी क्या, यहाँ पे हमारी सीएबी लगी हुई है, तो आपको फ्लूइड ये देखने को मिलेगा या यूँ देखने को मिलेगा? भैया सिंपल सी बात है, ग्रेविटी के हिसाब से हमारा जो फिनोमेना है वो काम करेगा। तो आपको फाउलर, सेमी फाउलर पोजीशन में अंदर हमको क्या रखना होता है, पेशेंट को रखना होता है जब भी आप क्या करते हो, उसके अंदर फ्लूइड या मैसिव ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो। आगे बात समझ में? सुपाइन भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आपको ग्रेविटी के हिसाब से अगर पूछा जाता है तो आपको फाउलर से सेमी फाउलर से ही जाना होता है। आगे बात समझ में? चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्लीसा, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्लीसा, क्लीसा की फुल फॉर्म क्या होती है, कि ये क्या काम करता है भैया, क्लीसा का मतलब क्या है, क्लीसा का यहाँ पे मतलब क्या देखने को मिलेगा। क्लीसा की फुल फॉर्म क्या पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, बार बार पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको इसको रट लेना है। इसकी फुल फॉर्म जो होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, सबसे पहला आंसर बताएंगे फटाफट से। ए आंसर क्या कहता है कि सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लाइन साइट क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ये तो कोई बात ही नहीं बनी कि सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, कि भैया ये तो कोई बात ही नहीं बनी बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंट्रल लाइन इंसर्शन सोडियम या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन असेसमेंट, सॉल्यूशन को असेसमेंट नहीं करते कभी भी। सेंट्रल लाइन जो इंसर्ट कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसका, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असेसमेंट, ये हम कर सकते हैं कि सेंट्रल लाइन की जो इंसर्शन साइट है उसको असिस्ट करना, किसी भी इंफेक्शन के लिए, किसी भी रेडनेस के लिए, किसी भी इन्फ्लामेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं, उसको कहते हैं क्लीसा असेसमेंट। नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असेसमेंट हम करते हैं, सेंट्रल लाइन इंसर्शन सिचुएशन असेसमेंट भी हम यहाँ पे नहीं करते। अब जो क्लीसा असेसमेंट होता है ना, CLISA, क्लीसा जो असेसमेंट होता है बच्चों, वो किसके लिए होता है, तो ड्यू टू, किसके लिए होता है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्लैप्सी, प्रिवेंशन ऑफ क्लैप्सी, क्लैप्सी की फुल फॉर्म भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, तो इसकी भी फुल फॉर्म आपको लिखना है कि क्लैप्सी क्या होता है। देखो क्लैप्सी का मतलब आपको मैं बताता हूँ, क्लैप्सी का मतलब क्या होता है। क्लैप्सी का मतलब होता है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सेंट्रल लाइन असेसमेंट साइट का असेसमेंट का आप क्यों करते हो, क्योंकि किसी भी इन्फेक्शन को देखने के लिए, और सबसे बड़ी बढ़िया उदाहरण आपको देना है कि क्लैप्सी को देखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्लैप्सी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीसा असेसमेंट का किया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्लीसा असेसमेंट क्यों करते हैं, तो आपको बताना है कि क्लैप्सी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीसा असेसमेंट करते हैं कि यहाँ पे कोई पस पॉइंट तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई बल्ज तो आपको नहीं देखने को मिलता है, कोई पेन तो पेशेंट को नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना होता है और आपको देखना होता है। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। दोनों के दोनों जो दोनों की फुल फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको रट लीजिएगा प्लीज़, कहीं भी अपने नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई हैं और बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे बच्चों। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ क्लस्टर, क्लस्टर का दूसरा नाम पूछा गया है यहाँ पे कि क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर का दूसरा नाम क्या है। देखो क्लस्टर, जब भी मैंने आपको एनीमा की कंडीशन पढ़ाई थी, जब भी मैंने एनीमा के बारे में आपको पढ़ाया था, तो एनीमा के मैंने आपको कुछ नाम अनदर नाम बताए थे कि आल्सो कॉल्ड एज एनीमा एंड एनीमिटा, और क्या कह सकते हैं, नन ऑफ देम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये दोनों के दोनों आंसर्स क्या होते हैं, एनीमा के रिगार्डिंग होते हैं, चाहे तो आप क्लस्टर कह लो, चाहे आप एनीमा कह लो, चाहे आप एनीमेटा कह लो। ये तीनों के तीनों नाम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच टाइप ऑफ एनिमा इज यूज्ड टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एनिमा, कौन से टाइप का एनिमा है जो रिलीव करता है गैसियस डिस्टेंशन को। सपोज दैट किसी पेशेंट आईसीयू के अंदर एडमिट है या वार्ड के अंदर एडमिट है, उसको बहुत ज्यादा गैस बनती है, उसको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रखी है, डिस्टेंशन हो रखा है, उसका स्टमक जो है वो फूला हुआ है गैस के कारण, तो आप उसको कौन सा एनिमा दोगे, बेरियम एनिमा दे सकते हो, परगेटिव एनिमा दे सकते हो, ऑयल एनिमा दे सकते हो, कार्मिनेटिव एनिमा देते हो। फटाफट से आंसर इसका बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेरियम एनीमा की बात करते हैं तो बेरियम एनीमा को क्या कहते हैं, बेरियम एनीमा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है।
कि कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो आपको बता देना है कौन सा जिम्मेदार होता है। सर बेरियम एनीमा जिम्मेदार होता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, कि बेरियम स्वेलो होता है, बेरियम मील होती है, बेरियम एनीमा भी होता है। ठीक है, बेरियम स्वेलो की बात करते हैं तो बेरियम जो स्वेलो होता है बच्चों, वो कहाँ तक होता है, वो हमारे ईसोफेगस तक होता है। वो हमारे ईसोफेगस तक हमें क्या करता है, टारगेट को आइडेंटिफाई करवाता है। अगर वहां तक की कोई प्रॉब्लम है और आप एक्सरे के बाद क्या देखते हो उसको, बेरियम स्वेलो जो होता है, एक होता है बेरियम स्वेलो, जो कि क्या आप जैसे ही बेरियम स्वेलो करवाते हो पेशेंट को, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको ईसोफेगस क्या करता है, ईसोफेगस तक की चीजों को, टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। सपोज दैट आपके कोई वार्ड में एक पेशेंट है जिसको आपने बेरियम स्वेलो करवाया है, और स्वेलो के अंदर आपने उसको क्या करवा दिया, उसको स्वेलो करवाया, एक्सरे करवाया, एक्सरे के अंदर जितनी भी उसकी जो डेंजर सेल्स होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैंसर सेल होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, प्रोमिनेंट चमकने लगती हैं, एक्सरे के अंदर आपको चमकती हुई दिखाई देंगी। उसको कहते हैं, इसका पर्पस होता है किसी भी डेंजर सेल या फिर कैंसर सेल को या डेड सेल को देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये काम करवाते हैं। अब बेरियम मील जो होता है वो इंटरनल चीजों को देखने के लिए काम में आता है, और बेरियम एनीमा जो होता है वो एनल के लिए जिम्मेदार होता है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक का पार्ट जो होता है वो कौन देखता है, हमारा बेरियम एनीमा देखा जाता है। आगे बात सुन, परगेटिव एनीमा जो होता है पीसी एनीमा के अंदर आता है। परगेटिव एनीमा का मतलब होता है कि ये क्या काम करता है, इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कि भैया इसको हम कहाँ कर सकते हैं, यूज इन सीवियर कॉन्स्टिपेशन। जिसने भी मेरी क्लास नहीं ली है, जिसने भी मेरी क्लास वहां से जाके नहीं ली है, कौन सी क्लास, एनिमा के ऊपर लाइव सेशन के अंदर जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, तो वहां पे आपको लाइव सेशन के अंदर जाना है। लाइव सेशन के अंदर सारे के सारे फंडामेंटल्स की क्लास वहां पे पड़ी हुई हैं, वहां पे आप जाके देखोगे, चीजें बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो परगेटिव एनीमा का मतलब मैंने आपको बताया, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूज करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करवाने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे बात समझ में, ऑयल एनीमा की हम बात करते हैं कि सर ऑयल एनीमा क्या होता है। ऑयल एनीमा का यूज होता है चिल्ड्रंस के लिए, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन यूज्ड इन चिल्ड्रन, कि मोस्ट कॉमन यूज्ड इन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन के अंदर ऑयल एनीमा का यूज होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इसका काम क्या होता है, कि ये भी सीवियर कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूज होता है बच्चों में, लेकिन सीवियर कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होता है, लेकिन बच्चों के अंदर होता है, कि बच्चों के अंदर एकदम जो हार्ड स्टूल आपको देखने को मिलता है उसको सॉफ्टन करने का काम करता है। आगे बात समझ में, बचा हमारा कौन सा, कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा जो होता है वो रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन, जितनी भी गैस या फिर गैसियस डिस्टेंशन की प्रॉब्लम होती है किसी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर हम कार्मिनेटिव एनीमा का यूज करते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे बात करूं कि कार्मिनेटिव एनीमा का दूसरा नाम होता है एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी स्पाज्मोटिक एनीमा, ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एंटी स्पाज्मोटिक के बारे में पूछा गया है कि एंटी स्पाज्मोटिक एनीमा क्या काम करता है, तो रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन के लिए काम आता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच टाइप ऑफ एनीमा इज यूज्ड टू किल द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। विच टाइप ऑफ एनीमा इज यूज्ड टू किल द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, कि भैया जो हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पटेरे पड़ जाते हैं, उनको मारने के लिए कौन सा एनीमा यूज करते हैं, उनको मारने के लिए कौन सा एनीमा का यूज किया जाता है, बताएंगे फटाफट से, कि विच टाइप ऑफ एनीमा यूज टू किल द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। क्या हम एंटी स्पास्मोटिक एनीमा का यूज करते हैं, कि भैया मैंने अभी अभी आपको बताया एंटी स्पास्मोटिक या कार्मिनेटिव एनीमा, कार्मिनेटिव एनीमा बोल सकते हो या एंटी स्पास्मोटिक एनीमा बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये किसके लिए होता है बच्चों, ये तो सर आपने बता दिया कि ये तो गैसियस डिस्टेंशन के रिलीज होता है, गैसियस डिस्टेंशन के लिए, टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन। आगे बात समझ में, ऑयल एनीमा की बात भी अपनी अभी आपने बता दी कि ऑयल एनीमा का मतलब भी क्या होता है, कि टू सॉफ्टन द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है, मोस्ट कॉमन यूज होता है बच्चों के लिए। एंटी
एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एस्ट्रिंजेंट जो एनीमा होता है ना बच्चों, एस्ट्रिंजेंट जो एनीमा होता है, ये किसके काम में आता है? तो टू प्रिवेंट इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं किसके लिए जिम्मेदार होता है? इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनीमा का यूज किया जाता है। बचा कौन सा एनीमा? एंटी हेलमिंथिस एनीमा बचा। एंटी हेलमिंथिस जो बचा, उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है? कि हेलमिंथिस आपने सुना होगा, हेलमिंथिस एक टाइप का प्रजाति होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट। हेलमिंथिस क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट्स को किल करने के लिए कौन सा काम में आएगा? तो एंटी पैरासाइटिक एनीमा बोल सकते हैं, या फिर एंटी हेलमिंथिक्स एनीमा इसको बोला जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी डी आंसर है वो एकदम करेक्ट है, वो सही दिशा में एकदम चल रहा है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां क्या कहता है कि विच एनीमा इज यूज टू डायग्नोस्टिक पर्पस। भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कौन से एनीमा का यूज किया जाता है? कौन से एनीमा का यूज करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बच्चों? कि आपको किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करना है, मैंने आपको बताया था अभी आपको बताया था कि सर बेरियम एनीमा को यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पे तो बेरियम दिया ही नहीं है। क्या आप न्यूट्रिएंट का करोगे, क्या आप आइस का करोगे, क्या आप सेडेटिव एनीमा का करोगे, या फ्लीट एनीमा का करोगे? देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि आइस जो एनीमा होता है भैया, आइस एनीमा का मतलब होता है टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अगर किसी पेशेंट का क्या बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अनब्रेकेबल वार्म अगर हो रखा है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रखी है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है, फीवर नहीं उतरने पे आ रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? आइस एनीमा का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट एनीमा, अगर किसी पेशेंट को आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है, अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करवाने हैं, या किसी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाना है, तो आप क्या कर सकते हो? न्यूट्रिएंट एनीमा का यूज़ कर सकते हैं। जैसा नाम वैसा ही काम। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको एनल को सेडेट करना है, सेडेटिव एनीमा यूज़ करना है, तो सेडेटिव एनीमा उसके लिए आता है। आगे बात समझ में? सेडेटिव का इन द सेंस कि आपको सेडेट करना है, आपको क्या करना है? उसको क्या करना है? सेडेट करना है, तो आपको सेडेटिव एनीमा का यूज़ करना होता है। और जो फ्लीट एनीमा होता है बच्चों, फ्लीट एनीमा का मतलब क्या है? फ्लीट एनीमा का दूसरा नाम होता है बेरियम एनीमा। क्या होता है बच्चों? बेरियम एनीमा होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि फ्लीट एनीमा बोल सकते हो या बेरियम एनीमा बोल सकते हो, इसके 2 ही नाम होते हैं। दोनों नामों को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि फ्लीट एनीमा या बेरियम एनीमा इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कौन सा एनीमा जिम्मेदार होता है, तो आपको बता देना है कि वेरियम एनीमा की बात कर सकते हैं या अम्फ्लीट एनीमा की बात कर सकते हैं। आगे ही आपको सभी को बात समझ में, यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है बच्चों, यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि ऑल आर द टाइप्स ऑफ इवैक्यूएंट एनीमा एक्सेप्ट। सारे के सारे इवैक्यूएंट एनीमा है लेकिन एक को छोड़ के। देखो एनीमा के कुछ टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एनीमा के टाइप्स बता देता हूँ कि एनीमा जो होता है 2 टाइप का होता है बच्चों। क्या होता है? एक होता है इवैक्यूएंट एनीमा, और एक होता है रिटेंड एनीमा। आगे बस में, एक होता है इवैक्यूएंट एनीमा, एक होता है रिटेंड एनीमा। मैंने लाइव सेशन के अंदर सारे के सारे क्लासेस के अंदर डिटेल में बताया हुआ है, आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इवैक्यूएंट एनीमा जो होता है उसको सिर्फ क्या करना है, आपको डाल के और बाहर निकालना है। इवैक्यूएंट एनीमा को उसके अंदर रिटेन नहीं करते। रिटेन एनीमा का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको रिटेन किया जाता है, कि इसको वहीं पे छोड़ा जाता है 10 से 15 मिनट, 1 घंटे भर, फिर इसको निकाला जाता है। इसका पर्पस होता है थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज होता है। देखो एक होता है सेंस। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है सडेटिव एनीमा, सडेटिव होता है। एक होता है एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एनीमा होता है। एस्ट्रिंजेंट होता है। एनेस्थेटिक हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया।
न्यूट्रिएंट्स एनीमा होता है। एस फॉर स्टिमुलेंट एनीमा होता है। ठीक है, ई फॉर इमोलिएंट होता है। तो ये जो टाइप्स होते हैं, ये किसके टाइप है बच्चों? रिटेंट एनीमा के टाइप हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इवैक्वेंट एनीमा के 3 टाइप का होता है, एक होता है आइस एनीमा, एक होता है सिंपल एनीमा और एक होता है मेडिकेटेड एनीमा। अब भैया मेडिकेटेड एनीमा क्या होता है कि इसके भी सब टाइप्स होते हैं। आप ओबीसी इसका क्या होता है? एक एनिमोनिक होता है। आप ओबीसी से आप याद रख सकते हो, आप ओबीसी का मतलब होता है एंटी हेलमेंटिक्स होता है है ना? और स्ट्रिंजेंट स्ट्रिन एस्ट्रिंजेंट एनीमा होता है, परगेटिव एनीमा होता है, ऑयल एनीमा होता है ना? और कौन सा होता है? बेरियम एनीमा होता है और होता है कार्मिनेटिव एनीमा होता है। ये बातें आपको मेरे लाइव सेशन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। इनका डिटेल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। गो एंड वॉच। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ढांचा आपको तैयार करके बताया है कि इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ऑल आर द टाइप ऑफ इवैक्यूएंट एनीमा एक्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नहीं है सबको छोड़ के। तो देखेंगे एंटी एनेस्थेटिक एनीमा, एंटी हेलमेंटिक एनीमा, एंटी स्पाज्मोटिक एस्ट्रिंजेंट। देखो सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि एंटी हेलमेंटिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है, एंटी एस्ट्रिंजेंट यहाँ पर देखने को मिलता है और एंटी स्पाज्मोटिक इसको बोलते हैं ना, एंटी स्पाज्मोटिक बोलते हैं नहीं, एंटी स्पाज्मोटिक एनीमा सर बोलते हैं। तो तीनों के तीनों आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। एनेस्थेटिक जो एनीमा है वो कैसा एनीमा है? वो रिटेन्ड एनीमा है। क्या है बच्चों? वो रिटेन्ड एनीमा का एक टाइप होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक की क्लास आपको किसी को डाउट है? यहाँ तक की क्लासेस में किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अगर नीचे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कमेंट करके या फिर कॉल करके बता सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप अगर आपको डाउट है तो आपका वो डाउट ज़रूर से ज़रूर क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।